बड़ी खबर की विस्तार से, लेकिन शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज शाम 6 बजे जम्मू पहुंचेंगे। इस दौरान 2 दिन का प्रवास रहेगा, जहां पर पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी पीड़ितों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पीड़ितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया लगभग पूरी हुई है। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह एलजी मनोज सिन्हा और अन्य सुरक्षा बलों के प्रमुखों के साथ बाबा श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां से आज से गृह मंत्री अमित शाह का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज शाम पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर। सबसे पहले वो शाम 6 बजे जम्मू पहुंचेंगे और उसके बाद राजभवन में मनोज सिन्हा के साथ एक महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। इसके बाद वो पुंछ का दौरा करेंगे, जहां पर ना सिर्फ वो प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे। इस पूरी क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में जिन लोगों की मृत्यु हुई, उनके परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद कुमार जुड़ रहे हैं। विनोद जी, सबकी निगाहें हैं गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किस किस लिहाज से इस दौरे की अहमियत और बढ़ जाती है? बिल्कुल कुणाल, आपने ठीक कहा कि 22 अप्रैल को जो हुआ, उसके बाद 6 और 7 की रात को जो अटैक जहाँ पे हुआ, फिर उसके बाद 10 को जो सीज फायर होता है, उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर में आना और ख़ास तौर पर उस जिले में जाना जो एलओसी के साथ सटा हुआ पुंछ जिले का, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा, आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ यात्रा भी है, इस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है पहलगाम का। अमरनाथ यात्रा सुरक्षित हो, इस पर भी चर्चा की जाएगी। आज शाम को जब पहुंचेंगे सीधे राजभवन जाएंगे। राजभवन में यूनिफाइड कमांड की मीटिंग चेयर करेंगे। यूनिफाइड कमांड में हर एक सीआरपीएफ, बीएसएफ या एनआईए जितने भी फोर्सेस होते हैं, उनके हेड वहाँ पे रहते हैं। उन पे समीक्षा करेंगे कि सिंदूर, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है, पास किया गया है, उसको कॉल ऑफ नहीं किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को पास करने के बाद जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की हालात कैसी, क्योंकि रिसेंटली किश्तवाड़ में भी आतंकवादियों ने अटैक किया है, वो भी उस पर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बहुत सारी चीज़ों हैं जिनका आंकलन करना जरूरी है, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक, अब विनोद जी, हमने देखा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद और मुख्य रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, चाहे माता वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की संख्या हो या फिर जो टूरिस्ट आते हैं उनकी संख्या में, उस ग्राफ में थोड़ा गिरावट आई है। लिहाजा ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है इस संदेश के लिहाज से, इस बैठक के संदेश के लिहाज से, कि यहां से एक ऐसा मैसेज जाए थ्रू आउट द कंट्री कि ऑल इज फाइन, ऑल इज अंडर कंट्रोल, आप आइए, बाबा अमरनाथ का बुलावा आया है, तो आप बेहद निश्चिंत होकर ये पूरी यात्रा को संपन्न करें। नो डाउट कुणाल, डैमेज हुआ है और डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज भी चल रही है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में कैबिनेट मीटिंग का आयोजन किया, ये एक संकेत गया। और कल ही उमा कुरैशी बॉर्डर पे आई थी, उनका एक कार्यक्रम था। इस तरह के आहिस्ता आहिस्ता संदेश दिए जा रहे हैं। और जो गृहमंत्री का दौरा होगा, उसमें भी एक ऐसा संदेश निकल के जाएगा कि डरने का या भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है। वाकई में जो वैष्णो देवी की संख्या है, वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की संख्या है, वो कम हुई है, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में अवकाश पड़े हैं, उसकी जो ग्राफ है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर पड़ा था, लेकिन कुछ देर के लिए रहता है। और खासतौर पर अगर मैं बाबा बर्फानी की बात करूं, तो बाबा बर्फानी के जो भोले बाबा के भक्त हैं, वो निडर होकर के यात्रा के लिए आतुर रहते हैं। किसी भी आतंकवाद बिल्कुल पीक पर था कुणाल, तब भी हम देखते थे बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं वो निडर होकर के आते थे। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम टूरिज्म के जम्मू कश्मीर को देखते हैं, टूरिज्म के लिहाज से और पर्यटन के लिहाज से ये स्टेट इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जब अमरनाथ यात्रा का आगाज होगा, कितना ज़्यादा बूस्ट मिलेगा उस पॉइंट से जहां पर अभी थोड़ा ग्लिचेस हमको नजर आए हैं, एक सवाल ये। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह भी आकर खड़ा हो जाता है कि जब गृह मंत्री पुंछ का दौरा करते हुए नजर आएंगे, एक आम व्यक्ति को कितनी ठंडक या अपनेपन का एहसास होगा कि मुख्यमंत्री भी दौरा करते हैं, हमसे सीधा संवाद करते हैं, और देश का गृह मंत्री भी आकर हमको अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है कि वी ऑल आर विद यू, डोंट वरी। बिल्कुल कुणाल, आपने ठीक कहा कि जब
उनके घरों में जाएंगे या उनको डाक बंगलों में बुलाया गया जो पीड़ित परिवार हैं, वो गुरुद्वारा साहिब में भी जाएंगे और पीड़ित परिवारों को जिनकी मृत्यु हुई है उनको नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। ये सरकार का है। आप सोचिए, डाक बंगलों में बुलाकर के उनको सुना जाएगा, उनके घरों का दौरा किया जाएगा, देखा जाएगा कितना नुकसान हुआ, नुकसान का आंकलन किया जाएगा, उसका मुआवजा देने की प्रोसेस भी किया जाएगा। उसके साथ साथ याद देखिए, आम जनता के दिलों में तो जगह बनाएंगे ही गृह मंत्री, वहां पर जाकर के कैंप जो है बीएसएफ का, कैंप में जाकर के जवानों से मुलाकात करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। देश के गृह मंत्री खुद जब आपके पास आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपका मनोबल बढ़ जाता है। फिर आप सुरक्षा बलों की बात करें, उनके साथ बैठ करके उनको संबोधित करते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनकी बात सुनते हैं तो उनका भी मनोबल बढ़ता है। एक अच्छा संदेश जो है ये गृहमंत्री हमेशा देना चाहते हैं। जी, अब बीते दिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था सर लॉ एंड ऑर्डर को लेके कि लॉ एंड ऑर्डर इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एलजी ऑफिस और चीफ मिनिस्टर का। आज जब होम मिनिस्टर आ रहे हैं, एलजी से मुलाकात भी होगी, तो बीते दिन जो स्टेटमेंट सामने आया उसके बाद उम्मीद की जाए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत अच्छे नतीजे सबके सामने होंगे। डेफिनेटली उनका दौरा भी इसीलिए है क्योंकि जो पहलगाम में हुआ वहां पे भी कहीं ना कहीं कुछ लैप्सेस तो रहे होंगे ना कुणाल। तो अब ये देखना ये है कि नेक्स्ट इन फ्यूचर ऐसा कुछ ना हो, इसलिए यूनिफाई कमांड की बैठक आज ही वो चेयर करेंगे और उसके बाद वो पुंछ का दौरा करेंगे। पुंछ का दौरा करने के बाद वो सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो और आतंकवादियों को कैसे तलाश करके ढेर किया जाए, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, इस पर चर्चा हो। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ सीधे न्यूज़ रूम से लाइव जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर विस्तार से अपना नजरिया रखने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार को उसके हक देने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि इस प्रदेश के लिए सभी फैसले लेने का हक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सरकार को ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जम्मू में 3 सरकारें चल रही हैं, लेकिन लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। गुलमर्ग में पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में अमन है, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें अमन है और हम ये चाहेंगे कि सरकार भी चाहेगी कि कुछ चीज़ें जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है, याद है जब मिलिटेंसी पीक में थी तब भी पहलगाम और गुलमर्ग जो ये डेस्टिनेशंस हैं टूरिस्ट की, कभी इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी और आज भी हम उम्मीद करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगे। और आप सब जानते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में आज 3 तरह की सरकार हैं। एक तो वो सरकार है जो लोगों ने चुनी हुई सरकार है और जो उमर अब्दुल्ला सरकार है जिसको पूरा लोगों को से प्यार और मोहब्बत है। एक सरकार वो है जो बिना चुने हुए यहाँ नॉमिनेट हुए हैं, बैठे हुए हैं, और एक सरकार दिल्ली में है जो वहाँ से फैसले करती है। इसलिए जम्मू कश्मीर को एक ही सरकार चाहिए और जम्मू कश्मीर के फैसले जो यहाँ की सरकार है, जो लोगों की चुनी हुई सरकार है, उसके हाथ में पूरा हक होना चाहिए कि वो अपने फैसले खुद करें, वो खुद देखे कि कौन सा हमने डेस्टिनेशन बंद करनी है, कौन सी चलानी है, कहाँ रिस्ट्रिक्शन चलानी है, ये हमसे ज़्यादा है, ये हम जानते हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार जानती है क्योंकि लोगों के वोट से आए हैं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर का जो खोया हुआ हमारा मान सम्मान है, जो स्टेट का दर्जा है, वो वापस होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो वोट डाला है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए डाला है, जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए डाला है, हिंदुस्तान को मजबूत कर। थैंक यू। चलिए इसी बीच आगे बढ़ रहे रुक कर एक बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी विधायक आरएस पठानिया का विवादित बयान सुर्खियों में है। अपने बयान को लेकर आरएस पठानिया बुरे फंसते हुए नजर आए हैं। हाल ही में अपने एक बयान में आरएस पठानिया ने जवानों को नालायक तक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स स्टेशन पर जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अटैक हुआ तो हमारे जवान सोए हुए थे। बहरहाल इस बयान के बाद बीजेपी विधायक आरएस पठानिया ने बयान पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में जोड़कर देखा जा रहा है और जिस तरह से मिसलीड किया जा रहा है, यह पूरा काम अपोजिशन में मौजूद बीजेपी और आम आदमी पार्टी का है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से विधायक आरएस पठानिया का बयान सुर्खियों में है लगातार, और अपने इस बयान को लेकर वो बुरे फंसते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच तनाव की घड़ी थी तो एयरफोर्स स्टेशन पर हमारे जवान सोए हुए थे, अन्यथा इतना डैमेज नहीं होता। क्या कुछ आरएस पठानिया का बयान वायरल है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। एयरफोर्स स्टेशन बिल्कुल उधमपुर शहर के साथ साथ धारसोड के साथ सटा हुआ ये
एक टेक्निकल एयरपोर्ट कह लें उधमपुर जिला का, सबको एक खुशी की लहर थी कि उधमपुर जिला में भी एक टेक्निकल एयरपोर्ट आया है। जब एयरपोर्ट आया, ये ध्यान में रहे कि पूरी ये कनेक्टिविटी की जो रोड है बिना किसी मुआवजे के सरकार ने उस वक्त के एयरफोर्स प्रशासन ने ली है। और ये स्थानीय लोगों की गुडविल, उनका बड़प्पन, उनका बड़ा मन, उनकी बड़ी सोच थी कि उन्होंने 1 रुपया भी लिए बिना ये लैंड, हालांकि कागजों में अभी भी इनके नाम स्टैंड करती है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। ध्यान रहे, संवैधानिक एक प्रिंसिपल है, नोबॉडी कैन बी डाइवर्स्टेड ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका हिंदी अनुवाद या सादा शब्दों में कहना हो, 1 इंच भी जमीन किसी की सरकार ले नहीं सकता जब तक सरकार उसको एक्वायर ना करे और उसका उक्त कंपनसेशन ना दे। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये पूरी की पूरी जो जमीन बनी है, 1 रुपया भी पेनी ऑफ कंपनसेशन भी किसी को दिया नहीं। पर चले, हम में से हम सब राष्ट्रवादी, समाज हित में, समाज के ही भले के लिए हम लोगों ने कहा एयरफोर्स स्टेशन बना, सारे उधमपुर को फायदा होगा, हमारा उधमपुर मानचित्र हमने ना ही हमने क्लेम किया। अब वर्ष 2013 का ये एयरफोर्स स्टेशन का एक ये जो लेटर है, ये यहाँ के विंग कमांडर ही लिख रहे हैं कि हमारी सड़क जो है 17 फुट इस तरफ 17 फुट उस तरफ है, जिसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि ये सड़क 34 फुट अपने रिकॉर्ड में गिनते हैं, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में 1 इंच भी इनके जमान इनके नाम पे नहीं। आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ, नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। आज ये नोटिस आप देख रहे हैं, ये नया नोटिस है, सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, अनऑथोराइज्ड ऑब्स्ट्रक्शन के लिए ये नोटिस आता है। ध्यान में रहे, एयरफोर्स स्टेशन के भी और जिला और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के भी जरा कानून को समझें, नहीं समझेंगे तो समझाना हमें आता है। इस जमीन के मालिक आज भी हम हैं, हमारी मालिक वाली जमीन में पहले वो 34 फुट थी, अब आप 50 फुटों से गिन रहे, और बिना किसी सोच के, बिना किसी समझ के, बिना कानूनी या संवैधानिक अपने पीछे कोई ऐसी सपोर्ट या रीजनिंग के आप ऐसे बेतुके नोटिस दे रहे हैं। आज बड़े विनम्रता से, को प्रोटेस्ट नहीं हम लोग कर रहे हैं, आपको सलाह है कि अपना जरा कानूनी और संवैधानिक एंगल जरा कम से कम सलाह ले लें किसी से, वरना समझाना हमें आता है। और 1 इंच भी जमीन किसी की, मैं आपके यहाँ से वार्न करना चाहूंगा, यहाँ का चुना हुआ प्रतिनिधि, और मैं अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटर ग्रुप से बात करके आऊं, 28 के 28 विधायक कशीरा गांव के लोगों के साथ बैठे हैं। कोई भी गैर कानूनी, गैर संवैधानिक हरकत स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन की या स्थानीय इंतजामिया की या एयरफोर्स स्टेशन की, उसका बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आप कानून के दायरे में रहें, आप संविधान के दायरे में रहें। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम कॉपरेट और हम सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन कृपा करके कोई हिमाकत, कोई शरारत या कोई बचपन मत दिखाना। यहाँ पे जो काम करना है वो आप कर नहीं रहे। इलीगल माइनिंग इस जिला उधमपुर में दिन दहाड़े चल रही है। मैं पूछना चाहूंगा प्रशासन को, क्या वो 152 के दायरे में नहीं आती? लैंड ग्रैबिंग, गरीब लोगों की जमीन पकड़ पकड़ के जो प्रॉपर्टी डीलर ने तमाशा बना के रखा है उनको, और वो आपके दायरे में आती नहीं, लेकिन गरीब लोगों को। चलिए आगे बढ़े, रुक कर एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर एक इलाके में आज़ादी से लेकर अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। डोडा के देदनी गांव से सटे इस इलाके के लोग इस आधुनिक दौर में भी आदम के ज़माने में जीने को मजबूर हैं। आलम यह है कि इलाके में आज तक ना तो बिजली के खंभे हैं और ना ही तारें पहुंची, और यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन लकड़ी के सहारे है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन इस इलाके की सुध लेने के लिए किसी भी सरकार ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। तो डोडा के इस पूरे इलाके की खबर जो कोई नहीं लेता, कोशिश की जा रही है कि इस खबर के माध्यम से इस इलाके में भी बिजली के बल्ब जलते नजर आए, जो अब तक लकड़ी के सहारे अपने दिन और रातों को गुजारते हैं। विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, लगातार जब इस इलाके का जिक्र होता है तो एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है कि एक तरफ भारत के अंदर कई ऐसे शहर हैं जहां पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध होती है, लेकिन एक इलाका ऐसा भी है जहां पर आज़ादी के बाद से लेकर अब तक बिजली तो छोड़िए, बिजली के खंभे तक नहीं लग पाए, तार तो दूर की बात।
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ चनाब वैली के लिए बदकिस्मती वाली बात है कि यहाँ के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर आज तक जो है लाइट नहीं पहुंची है, क्योंकि नेताओं के खोखले दावे और जिस तरह से ये देदनी का एक हिस्सा आता है जहाँ पर 20 से 25 घर हैं, जिस मोहल्ले का नाम खबरेला है, लगभग 30 से 35 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर है। और यहाँ के लोग जो है लगातार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ के नेताओं के पास दरवाजे खटखटाए हैं ताकि यहाँ इन्हें जो बिजली की समस्या है वो जो है हल हो पाए, ताकि उनके बच्चे पढ़ पाए, ताकि वो अच्छी रोशनी उन्हें मिल पाए। लेकिन ये कोसों दूर है और काफी लंबे समय से इसी तरह की डिमांड यहाँ के नेताओं से कर रहे हैं, लेकिन नेताओं के खोखले दावों का ये जीता जागता सबूत है जहां पर इस तरह से ये लोग जो है आज भी जीने के लिए मजबूर है। ठीक है, अब विकास बड़ा सवाल होता है, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं, जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं क्या इन इलाकों में? और अगर नहीं पहुंचते, जब आम जनता जाती है उनके दरवाजे को खटखटाते हुए, तो फिर वोट के वक्त जो नेता इनके मार्ग पहुंचते थे, बाकी 5 सालों में वो गायब कहां हो जाते हैं? देखिए, जब वोटिंग होती है, जब इस तरह का कोई इलेक्शन होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से हो या फिर तमाम जितने भी नेता हैं वो तमाम जो है इस एरिया में होकर चला जाते हैं। इनसे वादा भी किया जाता है, तमाम चीजें की जाती है और उसके बाद ये लोग जो है लगातार इनके पास जाते भी हैं अपनी डिमांडों को लेकर, लेकिन ये चीजें फिर से ना होना काफी गंभीरता लेता है कि आखिर ये सब चीजें डोडा के अंदर क्यों हो रही है, क्योंकि डोडा के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर अभी भी लाइट नहीं पहुंची है, जहां पर इस तरह की वायर्स लग जाए या फिर वहां के बच्चे पढ़ पाए। क्योंकि देखिए, वहां पर जिन 20 घरों की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 20 से 30 बच्चे यहाँ से स्कूल की तरफ जाते हैं या फिर पढ़ने जाते हैं। तो वो सोचिए कितना मोबाइल से भी कोसों दूर है, उन्हें अपना मोबाइल चार्ज करने पास वाले पड़ोस गाँव में जाना है, ये तमाम चीजें करनी है। पढ़ने के लिए आज जहाँ डिजिटल भारत की बात जा रही है, वहां के बच्चे किस तरह से पढ़ते होंगे, किस तरह से अपना ऑनलाइन कोर्स लेते होंगे, क्या उन्हें आगे वाला उनका फ्यूचर है, ये तमाम चीजें यहाँ के नेताओं को देखनी चाहिए। और उम्मीद है कि ये खबर लगने के बाद हो सकता है तो कोई एक्शन हो और इस गांव की तरफ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन देखे, ताकि जल्दी से यहाँ पर खंबे लगाए दिए जाए और ताकि इनके घरों में दोबारा से रोशनी देखने को मिले। चलिए, शुक्रिया आपका विकास, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक उपलब्ध कराने के लिए। और उम्मीद इसी बात की जा रही है कि इस खबर को देखने के बाद सोया हुआ प्रशासन जागेगा, ना सिर्फ अपने घरों के बल्ब जलाने के लिए काम करेगा, बल्कि इन घरों में भी रोशनी का जरिया बनता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां पर मौजूदा वक्त में पड़ रही भीषण गर्मी ने खरबूजे की फसल तबाह कर रख दी है। गर्मी के चलते खरबूजे की फसल पकने से पहले ही तबाह हो गई, जिससे किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया। मड़ ब्लॉक के अंतिम गांव पंगोर के किसान इस गर्मी से सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि ये इलाका खरबूजों की फसल के लिए जाना जाता है। किसानों ने बताया कि फसल पकने से पहले ही सूख गई और अब कुदरत के आगे उनकी एक नहीं चली है और वो नुकसान उठाने को मजबूर हैं, बेबस हैं। गर्मी का असर सीधा किसाने पर लगता है कि गर्मी का असर सीधा किसाने पर लगभग सूख रही है सारी। हाँ। तो गर्मी का असर किसानों पे सर बहुत नुकसान हो रहा है। आप अभी इस खेत में है, खेत का जो देख सकते हो टेम्परेचर है किसान के ऊपर ही आ रहा है। जो किसान की फसल है सारी की सारी खराब हो गई है, सूख गई है, कुछ खराब हो रही है। इसका जो है ना मॉइस्चर होती है ना, जो नॉर्मल होती है वो खराब हो गई सारी। इसमें जो पकने के टाइम पे सारी पकने के टाइम पे खराब हुई है, पहले तो फिर भी ठीक थी, ऐसे अब अचानक सूखना शुरू हो गई है। तो 10-15 कनाल का खेत है, ये भी खराब हो गया। इसका कोई फिर ये ज्यादा सूखने का नुकसान है, ऐसे तो कोई नुकसान है। अगर सूखेगी नहीं ना, अपने टाइम पे तैयार होगी तो फिर तो अच्छा है। क्या सोचा था आपने? सोचा सर बहुत कुछ था, चलो कुछ तो जिम्मेदार ये सोचता कि ये फसल भी आ जाएगी, दूसरी लगाएंगे, दूसरी लगाने के बाद तीसरी लगाएंगे, तो सोचा तो बहुत कुछ था। लेकिन अभी क्या करना है, अपने जो सपने थे धरे के धरे रह गए। तो ये खरबूजे की फसल जो लगाई थी, बेमौसमी बरसात है, उसकी वजह से, कुछ गर्मी की वजह से, तो फसल जो है टोटली सारी खराब है। हमने भी लगाई है और भी सारे किसान है जो जितने भी है इस गांव में, सभी टोटल जितने भी लगाई है ना फसल, सारी खराब है। था देखो जो भी है सारे इधर जो है कृषि पे ही निर्भर है, सभी लोग। फसल जो लगाई वही खराब हो गई तो क्या करेगा किसान, बेचारा मजबूर है। इतनी गर्मी में पूरा काम करना, संभालना, फसल संभालना कोई मजाक थोड़ी है। तो ऊपर से ये खराब हो गया, किसान बेचारा परेशान है, क्या करेंगे। अभी तूफान आया, जो मक्की की फसल लगी थी वो भी टोटल ऑलमोस्ट जो 50% जो लॉस हो गया वो भी।
इधर जम्मू कश्मीर में कोविड-19 फिर से दस्तक दे चुका है। श्रीनगर में जहां 2 महिला स्टूडेंट्स को कोविड पॉजिटिव पाया गया, वहीं गनीमत यह है कि जम्मू संभाग में अभी ऐसा कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश पर हालांकि जम्मू के जीएमसी में कोविड से निपटने की हर तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। जीएमसी के मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर राजीव गुप्ता ने लोगों से संयम बरतने के साथ एहतियात बरतने की भी सलाह दी है, जिन पर कुछ साल पहले कोविड के प्रकोप के दौरान अमल में लाया गया था। जीएमसी के आइसोलेशन वार्ड तैयार करने के साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की हर गाइडलाइन का पालन यहां पर किया जा रहा है। और हमारे इंडिया में भी पिछले 3-4 दिनों से केसेस की तादाद जो है 1000 से ऊपर हुई है, लेकिन फिर भी अभी तक जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने टाइम टू टाइम जो एडवाइजरी जो है आती है वो आएगी, हमें गाइड करेगी हमें क्या क्या करना है। लेकिन कोविड के लिए तो जो पहले हम सारी जो प्रिकॉशंस लेते थे आज की डेट में भी वही प्रिकॉशंस एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल हमें रखनी हैं, स्पेशली जबकि हम भीड़ भाड़ के इलाके में जाएं तो या कहीं पे ऐसी है कि हमें कोई खांसी खुंसी का पेशेंट है उसका पता करने जा रहे हैं तो अपनी प्रिकॉशन, तो मास्क स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है। उसके बाद हैंड वॉशिंग, जब भी हम बाहर जाते हैं घर आते हैं किसी चीज़ को टच करते हैं तो अच्छी तरह हाथ धोना विद सोप एंड वाटर, वो एक दूसरी प्रिकॉशन है। और उसके अलावा जो है बाकी जो है सतर्क रहना, लेटेस्ट न्यूज़ सुनना कि क्या हो रहा है, क्या क्या एडवाइजरी आ रही है और नए वेरिएंट्स किस तरफ हैं, वो ज़्यादा बीमारी तो नहीं कर रहे या ज़्यादा सीवियर तो नहीं कर रहे। लेकिन अभी तक जो ट्रेंड्स देखा है हमारे जो केसेस हैं वो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में ही, घर के इलाज में ही काबू आ रहे हैं और जो है उनको हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे सभी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को एडवाइजरी जारी कर दी है कि अपने ऑक्सीजन प्लांट, वार्ड्स, डिज़ास्टर वार्ड, आइसोलेशन वार्ड की प्रिपेयर्डनेस रहनी चाहिए कि इन केस की सिचुएशन ज़्यादा अलार्मिंग हो जाती है तो हमारे हेल्थ वर्कर्स किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए तैयार रहें। जम्मू एंड कश्मीर में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है और जो जैसे जैसे अगर हमें लगता है कि ये सिचुएशन बढ़ रही है तो हम जो कोविड के जो टेस्टिंग सेंटर्स है जगह जगह इंस्टॉल कर देते हैं और लोगों को हिदायतें या एडवाइजरी लोकल न्यूज़पेपर्स में भी जारी करते हैं। और इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़।